वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर बांधीहुई क्लासेस चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी जो राजस्थान कला एंड संस्कृति जो है उसके टेस्ट सीरीज राजस्थान के दुर्ग और महल चल रही थी। उसी श्रृंखला में हम इसकी आज अंतिम जो सीरीज है वो लेकर आ रहे हैं। सीरीज नंबर शायद अपनी 4 होगी, इसमें टेस्ट सीरीज 4। तो देखिए आप लोग, मैंने आपको जैसा कि बताया, ये जो टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग और महल, ये टॉपिक रीट के एग्ज़ाम में जो भी दोनों लेवल में है, आरपीएससी या प्री बीएसटीसी, प्री बीएड, इन सब में है। और अभी फ़िलहाल प्री बीएसटीसी के फॉर्म जो है प्री डीएलएड के नाम से, वो अभी चालू है। और राजस्थान बोर्ड ने रोल नंबर भी जारी कर दिए बच्चों के। तो जो भी कोई छात्र फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वह फॉर्म अप्लाई करे, समय से पूर्व ही फॉर्म अप्लाई कर दें। तो देखिए अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है। प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है, कोटा दुर्ग को कहा जाता है, शेरगढ़ को कहा जाता है, लोहागढ़ को कहा जाता है। आप लोगों को आंसर बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़ में है। कोटा दुर्ग कोटा में ही है। शेरगढ़ दुर्ग 2 जगह है, एक तो धौलपुर में है और दूसरा बारा में है। बारा वाला जो दुर्ग है उसको कोसवर्धन के नाम से जानते हैं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है और सूरजमल जाट के द्वारा इसको बनवाया गया था। प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा भैंसरोडगढ़। क्या आंसर होगा, भैंसरोडगढ़, जो कहाँ है, चित्तौड़ में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, बनास और ब्रह्मणी यानी बामनी नदी के संगम पर है। एक और अगर बात करते हैं तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में एक चीज़ और याद रखना आप, ये व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग, व्यापारियों द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। एक और आपको लोहागढ़ दुर्ग की 2 बातें और विशेष ध्यान रखनी है कि एकमात्र जो लक्ष्मण मंदिर है, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, लोहागढ़ दुर्ग में है, भरतपुर में है। दूसरी कंडीशन, गंगा मंदिर, गंगा मंदिर भी कहाँ स्थित है, तो गंगा मंदिर की यदि बात आती है तो वो भी लोहागढ़ दुर्ग में है। भैंसरोड यानी राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है, चित्तौड़ को कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं। सिंपल प्रश्न है, जालोर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या जयगढ़। तो देखिए 3 चीज़ आपको तैयार करनी है। एक तो है सूर्य नगरी, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी तो किसको कहते हैं ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा है सूर्य नगरी के बाद में एक है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, और एक है सुवर्णगिरी। ये 3 चीज़ हैं। तो सूर्य नगरी तो कहते हैं सन सिटी जोधपुर को, स्वर्णगिरी गिरी कहते हैं जैसलमेर को, और स्वर्णगिरी कहते हैं जालोर को। आपको आंसर मिल गया। यानी स्वर्णगिरी किसको कहेंगे, जालोर को कहेंगे। जैसलमेर का जो किला है यानी स्वर्णगिरी है, ये त्रिकूट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकूट पहाड़ी पर। देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। त्रिकूट पहाड़ी पर तो जैसलमेर का किला है, लेकिन त्रिकूट जो पर्वत है, त्रिकूट पर्वत, प्रश्न आ जाए त्रिकूट पर्वत कहाँ स्थित है, तो त्रिकूट जो पर्वत है
ये करौली में है और कैला माता का मंदिर है। यहाँ किसका मंदिर है? कैला माता का मंदिर है। आगे बात समझ में? तो यानी अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि स्वर्णगिरी कहाँ स्थित है, किस किले को कहते हैं? तो स्वर्णगिरी का आपको पता लग गया होगा किस किले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन मिटा दें इनको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 33, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न है कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह ने करवाया था, या माधो सिंह ने करवाया था, या मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, या फिर सवाई जय सिंह ने करवाया था? क्या प्रश्न है भाई? एक समान 9 महल, पहला प्रश्न यहीं से बन गया। एक समान 9 महल कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहर नामक व्यक्ति की बलि दी गई, किसने करवाया था? ये आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा? माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया था। तो ईश्वरी सिंह ने क्या करवाया था? आपको नाम सुना होगा ईसर लाट। ईसर लाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। माधो सिंह को ध्यान रखना, ये बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से जानते थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने तो पुरंदर की संधि की थी 1665 में। पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? शिवाजी के साथ की थी, आपको पता है, शिवाजी के साथ। सवाई जय सिंह जयपुर शहर का निर्माता है, जयपुर शहर का निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह है। तो अपना जो प्रश्न था कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो आंसर आना चाहिए माधो सिंह। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 34। 34वां प्रश्न है, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार, हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार और नाम क्या है? जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी है। यानी जिनभद्र सूरी जो एक दुर्लभ ग्रंथ है, हस्तलिखित है, ये कौन से दुर्ग में है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी
अजमेर। बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए प्रश्न है कि किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी है। तो जिनभद्र सूरी कौन से दुर्ग में है? क्या जोधपुर दुर्ग में है, क्या जैसलमेर दुर्ग में है, या फिर बीकानेर में है, या फिर अजमेर में है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा जैसलमेर। एक और चीज़ ध्यान रखना, 99 जो बुर्ज है वो भी कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर दुर्ग में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत सरल प्रश्न है। देखिए हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑप्शन की बात करते हैं, जयपुर। बी ऑप्शन बीकानेर। सी ऑप्शन अलवर। डी ऑप्शन जोधपुर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हवा महल कहाँ स्थित है? सबको पता है बिगर कहे आंसर आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। बात यह है कि हवा महल बनवाया किसने था? तो हवा महल तो प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो ये करवाया था 1799 1799 में करवाया था। एक और चीज़ विशेष बात जो है वो क्या है? वो है बिना नींव का महल। बिना नींव का जो महल है वो कौन सा है? हवा महल है। हवा महल जो है बिना नींव का है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि इसका बाहर से देखने पर या ऊंचाई से देखने पर कृष्ण के मुकुट के समान ये नजर आता है। तो ध्यान रखना, कृष्ण के मुकुट के समान। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? ये प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? ऑप्शन है, क्या जैता या कूपा थे, क्या मंडन थे, क्या केकया थे, और क्या एक और नाम है भाई अबूबकर। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बताया जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो आप लोगों को सबको आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? आंसर होगा मंडन। ठीक है। जैता और कूपा की बात करते हैं तो ये राव मालदेव के सेनापति थे। मैंने जो 2 नाम लिखे हैं, एक तो केकया और दूसरा लिखा है अबूबकर। ये 2 नाम इसलिए लिखे हैं कि केकया जो थे ये भटनीर दुर्ग के निर्माता थे। भटनीर दुर्ग के निर्माता। भटनीर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और इसके निर्माता कौन है? अबूबकर है। ये इसलिए 2 नाम डाले गए थे ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की अपन बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित है। अपन सीधा लिख देते हैं, असुमेलित है। ऑप्शन ए
तारागढ़ बूंदी एक तरफ किले का नाम है, एक तरफ जिले का नाम है, ध्यान रखना। गागरोन, झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, और कुंभलगढ़ उदयपुर। असुमेलित छांटना है आपको, तो सबको पता है तारागढ़ बूंदी में, तारागढ़ अजमेर में भी है, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। असुमेलित क्या हो गया, कुंभलगढ़ जो है वो कहाँ है, राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 38। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, डीग के महल को, डीग के महल को, बाटाडू का कुआं, बाटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी, और डी चांदन नलकूप। तो देखिए, रेगिस्तान का जलमहल किसको कहा जाता है? आंसर क्या होगा, बाटाडू का कुआं होगा। तो देखिए, अपन बात करते हैं रानी जी की जो बावड़ी है, ये ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी। एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी की बात आती है या सबसे लंबी बावड़ी की बात आती है तो कौन सी होगी, रानी जी की बावड़ी होगी। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं, थार का घड़ा, बहुत बार प्रश्न आया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रख दिया। बाटाडू का जो कुआं है बाड़मेर में है ना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेगिस्तान का जो जलमहल है किसे कहा जाता है, बाटाडू के कुएं को कहा जाता है। डीग के महल भरतपुर में है, बदन सिंह ने निर्माण करवाया था, ध्यान रखना डीग के महलों का, और डीग नामक कस्बे में ही है, इसलिए डीग के महल बोलते हैं, इनको जलमहल भी बोलते हैं, डीग के जलमहल है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, प्रश्न है। ए ऑप्शन देख लें हम, सिटी प्लेस जयपुर में है, सिटी पैलेस जयपुर। बी ऑप्शन खेतड़ी झुंझुनू, सी ऑप्शन हर्ष की पहाड़िया सीकर, और डी ऑप्शन लेक पैलेस उदयपुर। प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, तो यानी इसका मतलब एक तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अपने भारत में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, कहाँ रखा हुआ है, आपको आंसर देना है। सबको पता है सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे और ये अपनी टेस्ट सीरीज थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें दुर्ग और महल। शायद कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिस रहा हो, फिर भी आप एक बार रीडिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना,
बढ़िया तरीके से स्टडी करो। और देखो याद करने का सीधा सिंपल और फंडामेंटल है। आप कोई भी एक ज़िले को लो, उसकी संपूर्ण भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक स्थिति देखो। राजस्थान को यदि याद करना है, राजस्थान के बारे में, राजस्थान जीके के बारे में यदि आपको जानना है, तो उसका सीधा फंडामेंटल क्या है। मान लीजिए आपने अलवर ज़िले को लिया। अलवर की स्थापना किसने की? राव राजा प्रताप सिंह ने की। कब की? फिर कौन कौन से राजा आए? फिर यहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? किला कौन सा है? बाला किला है। और भी कौन से किले हैं? जैसे आजमगढ़ है, भानगढ़ है, ठीक है। मंदिर बावड़ियों की इनकी बात करें तो यहाँ नारायणी माता का मंदिर है। दूसरी बात तो यहाँ नीलकंठ और राजौड़गढ़, मैंने एक बार उसमें पहले भी चर्चा की थी। नीलकंठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया था, लेकिन ये भी एक अजय जगह रही है, इसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। और काफ़ी ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। काफ़ी प्राकृतिक मनोरम जो चित्रण है यहाँ का किया गया है। एक 8 खंभों की छतरी टेला में भी है, ध्यान रखना। और 80 खंभों की छतरी आपको पता है कहाँ है? अलवर में। 84 खंभों की बूंदी में। 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की है, विनय सिंह ने बनवाई थी, सिलीसेठ झील। दूसरी अपन बात करते हैं भानगढ़ की तर्ज पर जयपुर बसा हुआ है। तो मतलब याद करने की जो फैक्ट है, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट है याद करने की, यानी एक ज़िले की आप भौगोलिक स्थिति। फिर और देखते हैं भैया, अगर ऋषि महात्माओं की बात करते हैं तो भर्तरी की तपोस्थली अलवर है। दूसरी बात, पांडुपुल हनुमान जी का मेला अलवर में लगता है। तीसरी बात करते हैं जैसे पाराशर ऋषि की तपोस्थली अलवर है। बहुत सारी चीज़ें, अभ्यारण्यों की बात करते हैं तो सरिस्का अभ्यारण्य की बात आ जाती है। तो कुल मिलाकर एक ज़िले की आप भौगोलिक स्थिति देखिए, ऐतिहासिक देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखिए, आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर याद करने के एक फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ों, उन चीज़ों के ऊपर छोटी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं। आपने कोटेशन भी सुना होगा कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, आदमी को बहुत ज़्यादा खुशी देती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। छोटी छोटी बातों को जो क्रियाविधि होती है, उससे आदमी को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो हर चीज़ में अपन को, यानी ये नहीं करके चलना कि ये मुझे याद है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सरल जो प्रश्न है उसके मार्किंग भी उतना ही होगा, और जो हार्ड एंड टफ प्रश्न है उसका मार्किंग भी उतना ही होगा। तो कुल मिलाकर जिसके जितने मार्किंग है, उसका मतलब ये नहीं है कि अपन सरल प्रश्नों को छोड़ दें या उनको अवॉइड करें, बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात, अपने कार्य को लगातार करते रहे। डेली रूटीन जो है और प्रैक्टिस, ये आदमी को हमेशा परफेक्ट बनाती हैं। तो इन चीज़ों पर जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो मोटिवेशन की होती है, हालांकि घर में मोटिवेशन उन लोगों को आवश्यकता पड़ती है जो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होते। या तो घर वाले ही अपने मोटिवेशन के काम करेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो फिर उनके पास मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, वो मोटिवेट वैसे भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लेक्चरर सुनो। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि उस आदमी ने ये कर लिया तो मैं उसका आत्मीकरण करूं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन नहीं होती। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो, अपने आप को हर समय चार्जिंग रखो, हर समय एक नई ऊर्जा और जोश के साथ जब भी पढ़ाई करो। चाहे दिन में आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन 3 घंटे की जो स्टडी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें आपको वो सारी चीज़ें याद हो जो आप भूल नहीं पाओ। यानी उनको हमारी मेमोरी में इस तरीके से सेट करना है कि कभी भी कोई आदमी क्वेश्चन पुटअप करे और उसके बारे में तुरंत उसका जवाब हो। रिकॉल करते रहे, चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, सोचते रहे। आप जितना चिंतन करोगे माइंड उतना ही ब्रॉड होता चला जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे माइंड को डिफेक्ट भी करती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज़ को नहीं छोड़कर हमारा मन नहीं लगता, अदर थॉट्स हमारी लाइफ को अटैच कर लेते हैं। कोशिश करें उनसे बाहर निकलने की, प्रयास करें। जितनी बार प्रयास करोगे शायद हो सकता है एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि लाइफ एक एडवेंचर है, आप इसको जितनी अच्छी तरीके से जीना चाहते हो जी सकते हो,
क्योंकि ज़िंदगी का हर पल जो होता है खुशी का पल होना चाहिए, और खुशी के पल के माध्यम से आपको बहुत कुछ तैयार होगा। अपनी इन्हीं बातों के साथ में अगली जो टेस्ट सीरीज़ अपन शुरू करेंगे वो राजस्थान से रिलेटेड जलवायु और मिट्टी से रिलेटेड करेंगे, जो कि SST के पार्ट में भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके। और जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल पैनल अभी अपना शुरू हो रहा है। कुछ दिनों में डिजिटल वे के माध्यम से आप लोगों को लाइव रूबरू स्टडी करवाई जाएगी, जो भी टॉपिक होगा। धन्यवाद।